And today I'll discuss about the dipole in a uniform magnetic field. It means your magnetic dipole is placed on uniform magnetic field. Then we will discuss about the torque, derivation of time period, and also potential energy of this one dipole. So first of all we'll discuss about torque. सो हम लोग यहाँ पे जो टॉर्क डिस्कस करेंगे उसको हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, बिकॉज सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फर्स्ट चैप्टर में रीड किए थे हम लोग कि जब हम लोग किसी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है, टॉर्क डेवलप होता है। उसी तरह से हम जब मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे भी डेवलप होगा हम लोग का क्या चीज़, टॉर्क डेवलप होगा। तो देखते हैं हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या रीड किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअली इस टाइप के डेरिवेशन में कि व्हेन अ डाइपोल प्लेस्ड ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन यहाँ पे एक टॉर्क डेवलप होता था, और टॉर्क जो है सो इसका फार्मूला होता था हमारा, ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे P क्रॉस E, इतना आता था। इसी को जब हटाते थे हम लोग आता था PE साइन थीटा, दिस वन फार्मूला, ये चीज़ आता था। इसका मतलब क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क इज P साइन थीटा, इसके बराबर आया था हमारा रिजल्ट। उसी तरह से यदि इसको हम भी डायरेक्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा कि टॉर्क, इसमें भी टॉर्क डेवलप होगा। ये हमारा देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसका इसका क्या होता है माइनस से प्लस की तरफ, मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, और इसका पोल होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका यदि हम टॉर्क फाइंड करें यहाँ पे, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं MB साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे डाइपोल मोमेंट P है, यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से करते हैं। और क्रॉस क्या होगा, जहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। अब इसको हम यदि आगे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क, मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा। तो इसको क्या बोलेंगे कि व्हेन magnetic dipole present in magnetic field, when magnetic dipole present on uniform magnetic field then torque then their torque will develop and that one torque is equals to tau is equals to MB sin theta, इसके बराबर आएगा। तो ये हमारा टॉर्क निकल गया यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका रोटेशन होगा तो वहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी डायग्राम पे बेस्ड है, इसी से सब कुछ हमको करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो एक्चुअली जब टॉर्क वहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, क्या चीज़, टॉर्क इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा, ठीक है, ये चीज़ जान चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या है कि हियर रिस्टोरिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क इज एक्टिंग देयर। रिस्टोरिंग टॉर्क किसको बोलते हैं वो भी जो जान लो कि देखो जब हम लोग गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे, तो गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा था, गैल्वेनोमीटर में जो जब हम लोग करंट यहाँ पे दे रहे थे, तो उसका जो पिन है वो क्या हो रहा था, रोटेट कर रहा था। जैसे ही छोड़ रहे थे पिन वापस अपने ओरिजिन पे आ जा रहा था। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उस पर स्प्रिंग क्या करता है, जैसे स्प्रिंग के बारे में पढ़े थे, क्योंकि वहाँ पे स्प्रिंग लगाते हैं तभी वो उस तरह से रोटेट करता है, और फिर जैसे ही छोड़ देते हैं करंट तो फिर वापस अपना आ जाता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पढ़े थे इस तरह से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से यदि हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो है वो भी किसी पे डिपेंड करता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, किसी पे बेस्ड होगा ये। तो ये किस पे होगा, थीटा पे होगा, एंगल के अकॉर्डिंग कि कितना एंगल वहाँ से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताता है, फोर्स इज रिस्टोरिंग, आई मीन फॉर लीनियर मोशन, बट यहाँ पे लीनियर मोशन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मोशन हो रहा है वो एंगुलर मोशन हो रहा है। तो एंगुलर मोशन के लिए जो टॉर्क होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोशन है तो उसकी जगह पे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, बिकॉज हम लोग फोर्स की जगह क्या लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब अपोज करता है, वो क्या करता है ना कि ये यदि मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क हमेशा अपोज करता है मूवमेंट को। तो मान लो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, यदि इसको यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसका मूवमेंट जो है वो या तो हो सकता है क्लॉकवाइज हो जाए या फिर एंटी क्लॉक हो। तो ऐसे कंडीशन में यदि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसके एंटी क्लॉकवाइज में क्या एक्ट होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। और उस रिस्टोरिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, देखो एज इट इज़ है MB, और साइन थीटा की जगह पे हम डायरेक्ट थीटा लिख दिए। थीटा इसलिए लिखें फॉर स्मॉल एंगल, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं छोटा एंगल, मान लो वहाँ से जो
जो साइन थीटा है वो थीटा के बराबर मान लिए फॉर स्मॉल एंगल, मतलब यहाँ पे एंगल बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंगल को क्या मान लिए, साइन थीटा को क्या मान लिए, थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो एम बी साइन थीटा है, तो यहाँ लिख दिया डायरेक्ट एम बी थीटा, बट साइन क्या है, नेगेटिव, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन, उसका अपोज कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लगा दिए, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव साइन का आप मतलब समझ गए होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, रिस्टोरिंग टॉर्क, ये टॉर्क है, ये टॉर्क है हमारा। अब डायरेक्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जो भी होगा उसके लिए टॉर्क है एम बी साइन थीटा, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, दैट वन टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। ठीक है, ये चीज़। अब हम लोग देखते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क हमको मिल गया, अब इसको हम लोग मान लेते हैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें एक कंडीशन और भी है। अब यहाँ पे दो चीज़ हम लोग जानते हैं फॉर एंगुलर और फॉर लीनियर। यदि हम यहाँ पे डिस्कस करें फॉर लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन के लिए जो फोर्स होता है, हम यहाँ पे देखो दो लाइन बना देता हूँ, एक साइड इधर हम लिखते हैं फॉर लीनियर मोशन। तो फॉर लीनियर मोशन हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस वन, ये चीज़ जानते हैं। बट यहाँ पे यदि हम यहाँ पे तो जितना भी चीज़ हो रहा है वो सारा एंगुलर हो रहा है, तो यदि हम एंगुलर की बात करें, फॉर एंगुलर मतलब बेसिक कंसेप्ट हम टॉर्क का यहाँ पे जा रहे हैं, फॉर एंगुलर मोशन, यदि एंगुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पे जहाँ फोर्स है उस जगह पे हमको क्या लेना पड़ेगा, टॉर्क, टॉर्क जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये टॉर्क लेना पड़ेगा। जहाँ पे मास है उसके जगह पे हमको इनर्सिया लेना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एंड जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे लेना पड़ेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। तो ये हो गया, इसको हम लोग बस समझने के लिए लिख रहे हैं, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए है। ठीक है, तो फॉर लीनियर को कंपैरिजन करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यदि इसको डायरेक्ट जानते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, तो टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, देखो लेफ्ट साइड दोनों का सेम है टॉ टॉ, बट राइट साइड दोनों का डिफरेंट है, तो हम लोग यहाँ कंपैरिजन करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन से हमको मिल जाएगा आई अल्फा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस एम बी थीटा, दिस वन, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा, ये चीज़ दोनों कंपैरिजन करने से मिला। अब यहाँ यदि हम अल्फा को सब्जेक्ट करें तो अल्फा को सब्जेक्ट करने से हमको क्या मिलेगा, माइनस एम बी थीटा डिवाइडेड बाई आई, इनर्सिया। ठीक है, ये अल्फा मिला। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम और डिस्कस करें, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी होता है, और इसी को यदि हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा डी बाई डी टी, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी इज द वेलोसिटी, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया। ये हम लोग 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ए इज इक्वल टू डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। बट यहाँ पे लीनियर मोशन के लिए, एंगुलर के लिए बात करें तो एक्स की जगह थीटा होगा, तो और यहाँ पे ए की जगह अल्फा होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। तो इस अल्फा की जगह हमको लिखना है वही चीज़, तो अल्फा की जगह यदि हम लिखें यहाँ पे, अल्फा की जगह हम लिख दे देंगे डायरेक्ट डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा डिवाइड बाई आई, दिस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इतना हो गया, डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा डिवाइड बाई आई। अब एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यदि एस एच एम की बात करें, फॉर एस एच एम, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पढ़े थे डी टू वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई फॉर एंगुलर मूवमेंट। ठीक है, इस टाइप से, इसका मतलब है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख लो, दिस वन थीटा कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो जगह पे मेरा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर है उसके जगह पे यहाँ पे क्या है, डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर।
ठीक है। तो हम चाहे तो इसको थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थीटा के फॉर्म में यदि इसको लिखें तो ये हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो कंपैरिजन यदि हम करेंगे तो हमको किसका वैल्यू मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर का। देखो दोनों का माइनस माइनस साइन है, तो माइनस माइनस साइन तो गया काम से, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा एम बी डिवाइड बाई आई। तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन करके लिख देंगे इसको। हम मान सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, और दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों इक्वेशन से यदि हम कंपैरिजन करें तो हमको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का दोनों तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइड बाई आई। ये चीज़ मिल गया ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइड बाई आई मिला तो ओमेगा क्या मिलेगा, तो ओमेगा आपको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर एम बी डिवाइडेड बाई आई। इतना मिला। चलो ठीक है, अब आगे इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आगे यदि देखें तो क्या मिलेगा, ओमेगा इतना मिल गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइड बाई आई रूट अंडर। अब क्या करें, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी कुछ इतना 2 पाई एफ होता है, इज इक्वल्स टू रूट अंडर, सब 11th क्लास का कंसेप्ट है, एम बी डिवाइड बाई आई हो गया। और फ्रीक्वेंसी होता है एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दिस वन। तो इसके जगह हम यदि पुट करें तो ये मिल जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई टी इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइडेड बाई आई विथ रूट अंडर। ठीक है, इतना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यदि स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से हमको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, टाइम पीरियड का मिल जाएगा। देखो कैसे, यदि इसको स्क्वायर कर दें हम, या तो फिर टाइम यहाँ पे सब्जेक्ट करके तुम निकाल सकते हो। यदि यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर करने से पहले, चलो ठीक है स्क्वायर अभी नहीं करते हैं, या तो फिर स्क्वायर कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, चलो कर देते हैं यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइडेड बाई आई। इतना मिला। तो हमको यहाँ पे टी सब्जेक्ट करना है, जिससे हमको टाइम पीरियड का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का ही एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ से टाइम पीरियड जो है आप टी स्क्वायर यहाँ पे सब्जेक्ट करो तो टी स्क्वायर उधर जाएगा, आई यहाँ पे आएगा, एम बी नीचे चला जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। तो टाइम पीरियड जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो किसके बराबर मिल जाएगा, यदि रूट के फॉर्म में भी रखना चाहते हो तो रूट के फॉर्म में भी हो जाएगा, बट सबसे पहले टी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एम बी। इतना मिला। अब यदि तुम टी निकालना चाहते हो, यदि टी निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट क्या करो, हम यहीं से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट जब टी निकालना है तो टी निकालेंगे तो उधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो उधर रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर जो है 2 पाई के बराबर आ जाएगा, ये 2 पाई, और आई जो है और एम बी पर रूट चढ़ेगा तो ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई एम बी, दिस वन। ये फॉर्मूला है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई आई एम बी। तो ये हमको टाइम पीरियड यहाँ पे मिल गया। आप यदि चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हम स्क्वायर करने के बाद फिर से हमको रूट में ऐसे बैठाना पड़ा, लेकिन यहाँ भी टी सब्जेक्ट करके हम लोग डायरेक्ट टाइम पीरियड निकाल सकते थे। वो कैसे, वो देखना चाहते हो तो देख लो। यहाँ पे हमारा क्या है, 2 पाई डिवाइड बाई टी इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइड बाई आई रूट अंडर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा, देखो टी इज इक्वल्स टू क्या है, सॉरी 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू मेरा था यहाँ पे एम बी डिवाइड बाई आई, इतना था रूट अंडर। ठीक है, जब इतना था तो हम यहाँ पे टी सब्जेक्ट करना चाहते हैं, तो टी सब्जेक्ट करोगे तो देखो इसको सबसे पहले पलट दो, इसको यदि हम पलट दें तो पलट टी ऊपर चला जाएगा, चलो टी बाई 2 पाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा इधर, आई डिवाइड बाई एम बी मिलेगा, इतना। अब यहाँ से हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइड बाई एम बी, ये चीज़, ये मिला टाइम पीरियड हमको, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइड बाई एम बी इन रूट आई। तो वही चीज़ यहाँ भी निकालें, देख सकते हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइड बाई एम बी। तो ऐसे निकालना चाहते हो, जिस तरह से भी निकालो आपको टाइम पीरियड का वैल्यू यही मिलेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइड बाई एम बी, इनर्शिया डिवाइड बाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पे चाहो कि मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू निकालें, कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई बटे आई बाई एम बी मिलेगा, इतना मिलेगा। अब यहाँ से तुम m सब्जेक्ट करो तो m यहाँ चला जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो सॉरी
बी सब्जेक्ट करो तो बी यहाँ आ जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। तो बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय एम, तो ऑलरेडी है ही वहाँ पे, और ये टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइड बाय एम टी स्क्वायर। ये चीज़ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हो उसके लिए, तो ये फार्मूला है हमारा। और टाइम पीरियड जो हम डेरिवेशन हमारा निकालना था वो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई ए बाई एम बी, ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यही है हमारा टाइम पीरियड निकालने का तरीका। तो आप डेरिवेशन को स्टेप वाइज यदि देखे होंगे तो आपको ईजी पड़ेगा कैलकुलेट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट डेरिवेशन इसमें है वो है एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या करना है और क्या पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे हमको मिलेगा। तो बेसिकली इसको भी हम लोग कंपैरिजन करके ही रीड करेंगे, देखते हैं। तो इसको यदि हम लीनियर मोशन से कंपैरिजन करें तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क। हम लोग यदि यहाँ पे डिस्कस करें, देखो इसी जगह पे हम डिस्कस कर देता हूँ। यदि हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, और वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है एनर्जी, और एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, और वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एक्स। बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसको यू से डिनोट करना पड़ेगा, यू इज इक्वल्स टू तो एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स के जगह पे हमको क्या करना है, देखो ये है फोर्स किसके लिए, लीनियर के लिए, बट हमको यदि एंगुलर के लिए बात करें तो फोर्स के जगह क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क, टो। ठीक है, और डी एक्स के जगह क्या लगाना पड़ेगा, डी थीटा। ठीक है, डी थीटा। बट यहाँ पे कंडीशन एक है, कंडीशन ए है कि ये जो वर्क है डी एक्स है तो इसके लिए छोटा वर्क होगा डी डब्ल्यू, और ये पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए डी यू होगा। तो हमको यदि कैलकुलेट करना हो टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यदि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा u इज इक्वल्स टू, वो मिल जाएगा इंटीग्रेशन विथ टो डी थीटा, इसके बराबर मिलेगा। फिर इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको रिजल्ट आगे मिलेगा। तो u इज इक्वल्स टू टो इंटू डी थीटा, ये चीज़ मिला। अब टो का वैल्यू हमको पता है, टो का वैल्यू क्या है, टो का वैल्यू होता है एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, दिस वन। ठीक, ये चीज़ आया। अब एम बी साइन थीटा डी थीटा हमको यहाँ पे मिल गया। अब एम बी साइन थीटा, एम बी तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पे, तो एम बी को बाहर कर लेते हैं। तो यदि एम बी को हम बाहर करें तो हमको क्या मिलेगा, एम बी आउटसाइड, और यहाँ पे मिला साइन थीटा इंटू डी थीटा, दिस वन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो हमको मिलेगा एम बी और ये मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा, दिस वन। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला, एम बी कॉस थीटा विथ साइन नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ मिला। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, देखो एम बी कॉस थीटा, ये तो हमको कौन सा प्रोडक्ट दिखा रहा है, डॉट प्रोडक्ट, एम बी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो टॉ इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, एम बी विथ नेगेटिव साइन, टॉ इज इक्वल्स टू एम डॉट बी, ये चीज़ मिल गया। तो एक्चुअली क्या है कि आप जब सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे टॉर्क, सेकेंड चैप्टर में फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर में जब वहाँ पे टॉर्क निकाले होंगे कुछ इस तरह से, सॉरी टॉर्क नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे। तो u इज इक्वल्स टू जो वहाँ पे वैल्यू मिला था एम बी कॉस थीटा, वही वैल्यू हमको यहाँ भी मिल रहा है। वहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, पी ई कॉस थीटा मिला था, वहाँ जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे वहाँ पे मिला था u इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, इसके बराबर मिला था। बट यहाँ पे क्या है, p के जगह m है और b के जगह e के जगह b है, बस, और कोई चेंजेस नहीं है। मतलब वहाँ पे मिला था u इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ p डॉट ई मिला था, p डॉट ई। तो यहाँ पे बस वही, कोई चेंजेस नहीं है बेसिकली, बस उतना ही चेंज है कि यहाँ पे जो हमको u मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है, m डॉट b, ये चीज़। और इसी को आगे बढ़ाए तो क्या मिला, एम बी साइन कॉस थीटा, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। यदि तुम यहाँ पे चाहो केस, कुछ केस, स्पेशल केसेस, तो स्टेबल केस, अनस्टेबल केस वगैरह वगैरह यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखते हैं स्टेबल केस और अनस्टेबल केस क्या क्या है और क्या मिलने वाला है।
थोड़ा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, देखते हैं हम लोग स्टेबल केस और अनस्टेबल केस में क्या क्या हमको कैलकुलेट करना है इसमें। तो यदि हम स्टेबल की बात करें तो स्टेबल देखो कब होगा, जब 0 डिग्री एंगल पे होगा। जब हमारा डाइपोल, जो डाइपोल है क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, वो जब 0 डिग्री पे होगा तब हमको मिलेगा स्टेबल। वो देखो कैसे होगा, कैलकुलेट उसको करते हैं हम लोग। देखो यहीं पे ये डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे। तो यदि ये 0 डिग्री पे होगा, तो 0 डिग्री पे होगा मतलब कि किसके डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो स्टेबल केस कहलाता है। और वही चीज़ जस्ट अपोजिट हो जाए, मतलब 180 डिग्री एंगल बना दे, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल केस। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर स्टेबल फॉर अनस्टेबल। तो दोनों ही केस के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टेबल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री पुट करके। तो केस 1 विल राइट हियर केस 1। तो केस 1 के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेबल कंडीशन, स्टेबल स्टेट है ना। मोस्ट स्टेबल भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मोस्ट स्टेबल स्टेट। एक्चुअली एनसीईआरटी में आपको मोस्ट स्टेबल स्टेट दिखाया है। तो थीटा इज इक्वल टू जो आपको यहाँ पे पुट करना है वो कितना करना है, 0 डिग्री। तो यदि 0 डिग्री पुट करेंगे तो टॉर्क हमारा क्या है, एम बी साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एम बी साइन 0 डिग्री। और 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना है, 0। तो हमारा टॉर्क यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा 0। क्योंकि देखो जब 0 डिग्री पे होगा तो ये लीनियर उसी के साथ जाएगा, मूवमेंट मतलब स्टेट में मूवमेंट तो है नहीं उस जगह पे, तो टॉर्क हमको 100% क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो चीज़ को देखना है हमको। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन इज द एम बी कॉस थीटा, दिस वन फार्मूला अभी हम लोग कैलकुलेट किए। तो यहाँ पे यदि हम एम बी और कॉस थीटा की बात करें तो यहाँ पे कॉस हमको कितना पुट करना पड़ेगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। सो दिस वन वैल्यू विल बी माइनस एम बी इंटू 1, ओनली एम बी मिलेगा, ये मिलेगा हमको। मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट में हमारा जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस एम बी के बराबर। ठीक है। एंड सेकेंड केस की बात करें यदि हम, केस नंबर 2, ये होगा मोस्ट अनस्टेबल। तो मोस्ट अनस्टेबल क्या होगा, जब इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाए और इसके लीनियर हो जाए। मतलब ये जो है अभी थीटा एंगल पे है, और इसको यदि हम इसको यदि रोटेट करके इस तरह से 0 डिग्री पे ले आए तो हमारा स्टेबल हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करने लगा। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट यदि हम इस डाइपोल का डायरेक्शन करते हैं तो वो हो जाएगा मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। मतलब मोस्ट अनस्टेबल स्टेट में जो हमारा एंगल बनेगा वो जस्ट घूम के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। ऐसे है, देखो इस तरीके से है मूव, और ये मूव करके ऐसे बन जाएगा, 180 डिग्री कंप्लीट करेगा। मतलब ये ऐसे पेन है, भी देखो लीनियर मोशन में ऐसे ये घूम करके ऐसे, इसका डायरेक्शन जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब कितना डिग्री कंप्लीट कर लिया, 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे थीटा जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा उस डाइपोल के लिए। तो यदि 180 डिग्री पुट करें तो डाइपोल तो टॉर्क तो हमारा क्या मिलेगा, इस कंडीशन में भी हमको टॉर्क 0 मिलेगा। बट हमको जो एनर्जी मिलेगा वो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर मिलेगा, उसको पुट करके देखते हैं। तो ये मिलेगा माइनस एम बी कॉस थीटा, दिस वन, और एम बी कॉस थीटा मतलब एम बी कॉस 180 पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 180 डिग्री, और 180 का वैल्यू होता है -1। इसको पुट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब हमको किसके बराबर मिल गया, एम बी। मतलब इस कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, U इज इक्वल्स टू एम बी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर दिस वन पॉइंट। जब ये मोस्ट अनस्टेबल होगा उस समय आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। हम लोग जानते भी हैं कि यदि कोई भी चीज़ को हम लोग ज़बरदस्ती खींच के रखें कुछ देर तक, मतलब अनस्टेबल करके रखें, तो उतना ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। उसी तरीके से ये मोस्ट अनस्टेबल कब होगा, जब वो घूम करके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, और वो मैक्सिमम उस पॉइंट पे होगा उसका एंगल 180 डिग्री। उस कंडीशन में इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो मोस्ट अनस्टेबल होगा, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मेरा मिनिमम है माइनस एम बी। और मिनिमम तो नहीं कर सकते, बट नेगेटिव में कुछ वैल्यूज़ है, बट 0 से तो कम ही है ना, 0 से कम है, मतलब 0 से बहुत कम है, मतलब मिनिमम वैल्यू है। अब 0 कब होगा, तो 0 होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा, जब ऑलरेडी परपेंडिकुलर होगा तब। मतलब केस नंबर 3 यदि हम यहाँ पे बात करें, केस नंबर 3 जब एंगल हमारा 90 डिग्री पे होगा, उस समय टॉर्क की यदि हम बात करें तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, देख सकते हो एम बी साइन 90। मतलब ये कितना आ जाएगा
टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, मतलब टॉर्क यहाँ पे होगा मैक्सिमम। जिस समय टॉर्क मैक्सिमम होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। हम लोग जानते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है उस समय पोटेंशियल जीरो होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक जीरो होता है। तो उसी तरीके का कंडीशन यहाँ पे है कि जब टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा उस समय, जब टॉर्क जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब टॉर्क मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। कैसे होगा देख सकते हो, यहाँ पे पुट करते हैं, u इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस, कितना कॉस 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा और कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, तो यहाँ हमको जीरो मिल जाएगा एनर्जी। मतलब ये जो डाइपोल है जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पूरा इस मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस समय हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये 3 केस था इसका। जो फर्स्ट वन मोस्ट स्टेबल मतलब 0 डिग्री, जिसमें हमको टॉर्क मिला जीरो और एनर्जी कितना मिला एम बी के बराबर। सेकेंड वन था मोस्ट अनस्टेबल स्टेट, इस कंडीशन में जो हमारा एंगल था 180 डिग्री था, ऐसे कंडीशन में हमको एनर्जी जो है वो मैक्सिमम मिला पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और साथ ही टॉर्क क्या मिला, जीरो मिला। थर्ड वन केस था जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इस कंडीशन में हमारा क्या है, टॉ इज इक्वल टू एम बी, मतलब कितना टॉ इज इक्वल टू एम बी के बराबर आ गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क का मिल रहा है। यदि जब टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है उस समय हमको एनर्जी क्या मिल रहा है, जीरो के बराबर मिल रहा है। तो ये चीज़ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या रीड किए, फर्स्ट वन हम लोग देखे कि टॉर्क के बराबर, टॉर्क क्या है, एम बी साइन थीटा के बराबर आया कब, जब व्हेन या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली क्या है, इसको तो पहले से भी हम लोग जान रहे थे इस फार्मूला को, बट इसको हम लोग कंपैरिजन करके रीड किए। तो इस फार्मूला को पहले भी बहुत बार हम लोग लिख चुके हैं और फाइनली हम लोग जब कंपैरिजन करके देखे तो फाइनली यही इक्वेशन आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपैरिजन करके देखे तो सारा चीज़ कंपैरिजन पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वन था सेकंड वन, जो टाइम पीरियड, हम लोग जब टाइम पीरियड को डिराइव किए तो उसके लिए क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क को अप्लाई किए यहाँ पे, और रीस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर आया, टॉ इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा के बराबर आया। और इसी को एक बेसिक टॉर्क फार्मूला से यदि इसको हम कंपैरिजन किए तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डी टू थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। इसको आगे कैलकुलेट किए, इसको आगे कैलकुलेट करके फिर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन से इसको हम कंपेयर करके किसका वैल्यू निकाल ले, ओमेगा का, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का, और एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर, और ये 2 पाई एफ से हमको क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड के बराबर। यहाँ से हमको कैलकुलेट करने पर टाइम पीरियड मिल गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आई बाई एम बी, जो यहाँ पे एम बी कैलकुलेट करके दिखाया आपको, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी के बराबर। फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हमको यहाँ से देखो टी स्क्वायर टू 4 पाई स्क्वायर जो भी कैलकुलेट करने पर क्या मिल गया, इस बी का वैल्यू हमको निकाल दिए, जो बी का वैल्यू कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइड बाई एम टी स्क्वायर, इसके बराबर। मतलब टाइम पीरियड आपको पता हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू पता हो, आई का वैल्यू, इनर्शिया का वैल्यू पता हो, तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सब फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस सबको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और डेरिवेशन को भी किस तरह से डेरिवेशन किए हैं उसको भी आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद हम लोग एनर्जी कैलकुलेट किए, तो एनर्जी को जब हम लोग कैलकुलेट करें तो एनर्जी बहुत ही सिंपल कैलकुलेट करने का तरीका है। एनर्जी को कैलकुलेट करना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को अप्लाई किए, एफ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो छोटा एंगल के लिए छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी मिला, जब हमको बड़ा टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट किए, टॉ इंटू डी थीटा, टॉ का वैल्यू हमको होता है एम साइन थीटा डी थीटा। इसको आगे कैलकुलेट करने पर हमको क्या मिल गया, यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा के बराबर, जो क्या है डॉट प्रोडक्ट है विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। और हम लोग जानते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस होगा ही, नेगेटिव, इसका डायरेक्शन ही अपोजिट होता है, काइनेटिक एनर्जी का अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी का होता है, इसलिए हमको नेगेटिव साइन मिला माइनस एम डॉट बी के बराबर, ठीक है। फिर इसी का स्पेशल केस हम जब लिए तो स्पेशल केस इस कॉस थीटा के एंगल को हम डिफरेंट देखे चेंज करके, मतलब इस डाइपोल को डिफरेंट देखे, जब ये लीनियरली चल रहा था, इसके साथ चल रहा था तो एंगल 0 डिग्री बना रहा था, उस कंडीशन में अस्टेबल कंडीशन था। जब ये अपोजिट घूम गया, इसका पोजीशन जो है साउथ टू नॉर्थ से इधर अपोजिट घूम गया, इसके जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट इसका डायरेक्शन हो गया, तो वो थीटा कितना मिल गया, 180 डिग्री के बराबर। और वो कंडीशन था क्या था, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट, और मोस्ट अनस्टेबल में हमारा कुछ वैल्यू मिला। फिर थर्ड वन था परपेंडिकुलर केस, मतलब ये जो है सो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, जो डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल वो इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो उस कंडीशन में टॉर्क जो है हमको मैक्सिमम मिला और पोटेंशियल एनर्जी हमको 0 के बराबर मिला। तो यही चीज़ को यहाँ पे हम डिस्कस किए थे, मोस्ट स्टेबल स्टेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और टॉर्क वहाँ पे 0 मिला, तो इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एम बी के बराबर मिला, जो मिनिमम वैल्यू है।
और सेकंड वन मोस्ट अनस्टेबल स्टेट जो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर मिला, जिसमें टॉर्क हमको 0 मिला और जो पोटेंशियल एनर्जी हो किसके बराबर मिला, मैक्सिमम मिला, यू इज इक्वल टू एम बी के बराबर। और थर्ड केस था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ पे एम बी साइन थीटा 90 डिग्री मतलब टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम मिला बट पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग क्या रीड किए कि व्हेन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक डाइपोल प्रेजेंट ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल प्रेजेंट ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन, क्या होता है, किस तरह से हम टाइम पीरियड निकाले, किस तरह से टॉर्क निकाले और किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकाले, उसी को इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।